मान्या सुर्वे की कहानी किसी आम गैंगस्टर की कहानी नहीं है। ये उस पढ़े लिखे समझदार युवक की कहानी है जो हालात बदले और सिस्टम की क्रूरता के बीच ऐसा फंसा कि जेल की सलाखों ने उसे सुधारा नहीं बल्कि और भी खतरनाक बना दिया। उस दौर में जब मुंबई के अंडरवर्ल्ड में कई नाम उभर रहे थे, ये चर्चा आम थी कि मान्या सुर्वे का खौफ इतना था कि बड़े बड़े गिरोह उससे दूरी बनाकर चलते थे। कुछ लोग तो यहां तक कहते थे कि उसका प्रभाव आने वाले समय के डॉन दाऊद इब्राहिम से भी ज्यादा डरावना माना जाता था। लेकिन सवाल है, एक पढ़ा लिखा युवक आखिर अपराध की इस अंधेरी दुनिया में उतरा कैसे? क्या वजह थी कि जेल से निकलने के बाद वो सुधरने के बजाय और भी खूंखार बन गया? मान्या सुर्वे का इतिहास सिर्फ अपराध की कहानी नहीं, ये उस मोड़ की कहानी है जहां इंसान हालात से हारकर खुद ही खौफ बन जाता है। मुंबई का अंडरवर्ल्ड उस समय कई गुटों में बटा हुआ था। इलाकों पर कब्जा, वसूली, बदला, हर चीज का अपना हिसाब था। इसी दौर में एक पठान डॉन का दबदबा माना जाता था जो अपने विरोधी गिरोह केसर ग्रुप को पछाड़ने के लिए किसी ऐसे दिमाग और हिम्मत की तलाश में था जो सीधे टकराव से ना डरे। यहीं पर सामने आता है नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे। कहा जाता है कि इसी टकराव के समय मान्या ने रणनीति और साहस से ऐसी मदद की जिसने उसे अंडरवर्ल्ड में अलग पहचान दिलाई। उस दौर में दूसरे गुटों में भी हलचल थी। उभरते नेटवर्क में दाऊद इब्राहिम और उसके बड़े भाई शबीर इब्राहिम कास्कर जैसे नाम सुर्खियों में आने लगे थे। गिरोहों के बीच ये शक्ति संतुलन लगातार बदल रहा था और मान्या की भूमिका ने उसे चर्चा के केंद्र में ला दिया। यही वो मोड़ माना जाता है जहां से मान्या सुर्वे का रुतबा बनना शुरू हुआ। अब हाल ये था कि छोटे बड़े गैंग किसी बड़े टकराव से पहले उसकी सलाह या साथ चाहते थे। वजह सिर्फ उसकी बेखौफी नहीं थी, उसका सोचने का तरीका अलग था। मान्या सुर्वे पढ़ा लिखा था। मुंबई के अपराध जगत में ये बात असामान्य मानी जाती है। उसे अक्सर अंडरवर्ल्ड के शुरुआती ग्रेजुएट चेहरों में गिना जाता है, एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ बंदूक नहीं दिमाग से भी खेलता था। लेकिन यही पढ़ाई, यही समझ जब अपराध की दुनिया में उतरती है तो वो और भी खतरनाक हो जाती है। और मान्या सुर्वे इसका जीता जागता उदाहरण बन चुका था। रत्नागिरी के कोंकण तट का एक छोटा सा गांव, 1944। यहीं जन्म हुआ उस लड़के का जो आगे चलकर मुंबई की गलियों में दहशत का पर्याय बनने वाला था, मनोहर अर्जुन सुर्वे। जन्म के कुछ समय बाद ही परिवार मुंबई आ बसा। वही मुंबई जो किसी को हीरो बनाती है और किसी को हैवान। यहीं उसकी परवरिश हुई, यहीं स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई। वो पढ़ाई में अच्छा था, समझदार था और उसने ग्रेजुएशन तक की शिक्षा हासिल की, जो उस दौर के अपराध जगत में बेहद असामान्य बात मानी जाती है। लेकिन उसकी जिंदगी का असली मोड़ किताबों से नहीं, घर के भीतर से आया। उसका सौतेला भाई पहले से आपराधिक दुनिया से जुड़ा हुआ था। घर के माहौल, भाई की गतिविधियों और आसपास के माहौल ने उसके दिमाग में एक अलग ही प्रभाव डालना शुरू किया। धीरे धीरे पढ़ाई से निकला ये युवक अपराध की दुनिया को दूर से देखने के बजाय उसे समझने लगा। और फिर एक दिन उसने फैसला किया, वो इस दुनिया का हिस्सा बनेगा। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उसने अपने सौतेले भाई भार्गव दादा के साथ मिलकर अपना छोटा सा गिरोह बनाना शुरू किया। ये कोई अचानक लिया गया भावनात्मक फैसला नहीं था, ये सोच समझ कर उठाया गया कदम था। यहीं से एक पढ़ा लिखा युवक अंडरवर्ल्ड के खेल में उतर चुका था। उसकी पढ़ाई ने उसे नौकरी नहीं दिलाई, बल्कि अपराध की दुनिया में उसे रणनीतिक बढ़त दे दी। ग्रेजुएशन के बाद मान्या ने सीधा साधारण रास्ता नहीं चुना। वो अपने सौतेले भाई भार्गव दादा और स्थानीय आपराधिक चेहरों के संपर्क में आया, जिनका दादर के अगर बाजार जैसे इलाकों में दबदबा माना जाता था। यही वो मंडली थी जहां से उसे अंडरवर्ल्ड की जमीन की हकीकत समझ में आने लगी थी। लेकिन मनोहर अर्जुन सुर्वे सिर्फ किसी इलाके का गुंडा बनकर नहीं रहना चाहता था। उसकी सोच बड़ी थी और खतरनाक भी। उसने अपने कुछ कॉलेज दोस्तों और पुराने परिचितों को साथ जोड़ना शुरू किया। पढ़ा लिखा होने का फायदा ये था कि वो लोगों को संगठित करना जानता था, भूमिकाएं तय करना जानता था और सबसे अहम, पुलिस की कार्यप्रणाली को समझकर अपने कदम आगे बढ़ाता था। धीरे धीरे उसके साथ ऐसे नाम जुड़े जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा करता था। धारावी के शेख मुनीर और डोंबिवली के विष्णु पाटिल जैसे साथी उसके नेटवर्क का हिस्सा बने। ये कोई भीड़ नहीं थी, ये एक सोची समझी टीम थी। मान्या का लक्ष्य साफ था, इलाके पर नहीं, पूरे शहर पर प्रभाव। और यही महत्वाकांक्षा उसे बाकी अपराधियों से अलग बनाती थी। वो सिर्फ हथियार से नहीं, दिमाग से खेल रहा था और मुंबई की गलियों में उसका नाम धीरे धीरे एक संगठित खतरनाक गिरोह के रूप में उभरने लगा। 1980 की शुरुआत और मान्या की गैंग अब आकार ले चुकी थी।
मार्च में एक नया साथी उदय इस गिरोह से जुड़ा। टीम छोटी थी लेकिन इरादे बड़े और तरीके बेहद सुनियोजित। 5 अप्रैल 1980 ये वो तारीख मानी जाती है जब मनोहर अर्जुन सुर्वे ने अपने गिरोह के साथ सबसे बड़ी वारदात की। एक एम्बेसडर कार चोरी की गई, सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं बल्कि एक बड़े प्लान के हिस्से के रूप में। बाद में जांच में सामने आया कि इसी गाड़ी का इस्तेमाल करी रोड स्थित लक्ष्मी ट्रेडिंग कंपनी में लूट के लिए किया गया, जहां से लगभग 5,700 रुपए छीने गए। रकम भले छोटी लगे लेकिन ये घटना पुलिस के लिए एक संकेत थी, ये गैंग मौके नहीं मौके बनाना जानती है। सिर्फ 10 दिन बाद 15 अप्रैल को मामला लूट से आगे बढ़ गया। ये एक टारगेटेड हमला था। मान्या और उसके साथियों ने शेख मुनीर के दुश्मन शेख अजीज को घेर कर मार डाला। ये हत्या सिर्फ दुश्मनी का अंत नहीं थी, ये अंडरवर्ल्ड को भेजा गया एक संदेश था कि ये गिरोह अब सीधे टकराव से नहीं डरता। मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में ये वो दौर है जहां मान्या सुर्वे का नाम छोटे अपराधी से हटकर एक संगठित और हिंसक गिरोह के सरगना के रूप में दर्ज होने लगा। अपराध की रेखा अब और गहरी हो चुकी थी। एक मुठभेड़ जैसे हालात में विरोधियों की गतिविधि पर नजर रख रहे एक पुलिस कांस्टेबल पर गोली चलाने की घटना ने मान्या को सीधे कानून के शिकंजे में ला दिया। गिरफ्तारी हुई, जेल हुई, लेकिन जेल उसके लिए सजा नहीं, परिवर्तन साबित हुई। जब मनोहर अर्जुन सुर्वे बाहर निकला तो वो पहले जैसा नहीं था। अब उसके कदम ज्यादा ठंडे, ज्यादा योजनाबद्ध और ज्यादा खतरनाक थे। उसने एक प्लॉट खरीदा। ये इशारा था कि अब वो लंबे खेल की तैयारी में है। इसी दौर में सरकारी मिल्क स्कीम की बोली से जुड़ी रकम पर हाथ साफ करने की वारदात में पुलिस को चौंका दिया। ये कोई सड़क छाप चोरी नहीं थी, ये जानकारी, समय और हिम्मत तीनों का खेल था। अंडरवर्ल्ड में उसकी चर्चा और तेज हो गई। फिर आया एक बड़ा झटका, कैनरा बैंक की लूट। करीब 1,60,000 रुपए ले जाए गए। उस समय के हिसाब से ये बड़ी रकम थी और इस वारदात ने मान्या को सिर्फ चोर की छवि से निकालकर एक साहसी संगठित अपराधी के रूप में स्थापित कर दिया। अंडरवर्ल्ड में पैसा ही ताकत है और इसी ताकत को तेजी से बढ़ाने के लिए उसने नशे के अवैध कारोबार नारकोटिक्स की तरफ भी कदम बढ़ाया। ये वो धंधा था जहां मुनाफा बड़ा था और खतरा उससे भी बड़ा। लेकिन उसकी आपराधिक कहानी की जड़ें इससे भी पीछे जाती हैं। 1969 में एक हत्या का मामला सामने आया जिसमें दांडेकर नाम के व्यक्ति की हत्या के आरोप में मान्य अर्जुन सुर्वे, उसके सौतेने भाई भार्गव दादा और उनके एक साथी को गिरफ्तार किया गया। ये केस मान्या की जिंदगी का निर्णायक मोड़ बना। पुलिस और अदालत की नजर में वो अब एक गंभीर अपराधी का आरोपी था, सिर्फ लुटेरा नहीं बल्कि हत्यारा। मामला तेजी से आगे बढ़ा। उसकी छवि पहले से ही बेरहम अपराधी की बन चुकी थी, इसलिए जांच और कानूनी कार्यवाही सख्त हुई। मुकदमा चला और इस केस ने मान्या को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। यहीं से उसकी कहानी एक नए और ज्यादा खतरनाक अध्याय में प्रवेश करती है, जहां जेल उसे रोक नहीं पाती बल्कि और भी खौफनाक बना देती है। अदालत का फैसला आया आजीवन कारावास और मनोहर अर्जुन सुर्वे को मुंबई से दूर पुणे की कुख्यात येरवादा सेंट्रल प्रिजन भेज दिया गया। लेकिन जेल की ऊंची दीवारें भी उसके स्वभाव को कैद नहीं कर पाईं। वहां भी उसका रवैया टकराव भरा रहा। कैदियों से झड़पें, अनुशासनहीनता और लगातार तनाव। प्रशासन के लिए वो हाई रिस्क कैदी बन चुका था। हालात इतने बिगड़े कि अधिकारियों ने उसे वहां से हटाने का फैसला किया और रत्नागिरी जेल शिफ्ट कर दिया। रत्नागिरी पहुंचकर उसने विरोध में भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसी दौरान उसने एक चर्चित विदेशी उपन्यास पढ़ा। कहा जाता है उस किताब ने उसके भीतर भाग निकलने और सिस्टम को चुनौती देने का विचार और मजबूत कर दिया। उधर मुंबई में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा था। पुलिस अब सिर्फ केस दर्ज कर पीछा करने के बजाय सख्त कार्रवाई की नीति की ओर बढ़ रही थी। संगठित अपराध के खिलाफ सख्त संदेश दिए जा रहे थे। ये वो दौर था जब एनकाउंटर शब्द धीरे धीरे पुलिस रणनीति का हिस्सा बनने लगा था। अंडरवर्ल्ड और पुलिस दोनों तरफ से टकराव की जमीन तैयार हो चुकी थी और इस टकराव के केंद्र में था एक नाम, मान्या सुर्वे। मुंबई पुलिस ने साफ संकेत दे दिया था, अब ये खेल सहन नहीं किया जाएगा। संगठित अपराध के खिलाफ एक लक्षित अभियान शुरू हुआ और उसके केंद्र में था नाम मनोहर अर्जुन सुर्वे। इस ऑपरेशन की कमान संभाली सख्त छवि वाले अधिकारियों में, जिनमें इंस्पेक्टर इसाक भगवान और राजा तांबड़ जैसे नाम शामिल थे। रणनीति साफ थी, सीधे मान्य तक पहुंचने से पहले उसकी पूरी गैंग को तोड़ा जाए। कार्रवाई तेज हुई,
22 जून 1981 को कल्याण के पास एक केमिकल यूनिट से शेख मुनीर को गिरफ्तार किया गया। कुछ ही दिनों में दयानंद और परशुराम काटकर को गोरेगांव के लॉज से दबोच लिया गया। पुलिस अब एक कड़ी जोड़ रही थी। गिरोह का नेटवर्क खुलने लगा था। इन गिरफ्तारियों की खबर जैसे ही मान्या तक पहुंची, उसे पहली बार घबराहट हुई। वो समझ चुका था अब पुलिस पीछे नहीं हटने वाली। 19 नवंबर 1981 को वो मुंबई छोड़कर भिवंडी की तरफ खिसक गया, छिपने के इरादे से। लेकिन ये सिर्फ भागना नहीं था, ये उस आखिरी अध्याय की शुरुआत थी जहां शिकारी और शिकार आमने सामने आने वाले थे। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस ने मान्या के ठिकानों की तलाशी ली। एक प्लॉट से हथियार और गोला बारूद बरामद होने की बात केस डायरी में दर्ज हुई। ये इशारा था कि गिरोह सिर्फ वारदात नहीं, तैयारी भी बड़े स्तर पे कर रहा था। 11 जनवरी 1982 की सुबह खबर मिली कि मनोहर अर्जुन सुर्वे अंबेडकर कॉलेज जंक्शन के पास दिखा है। ये इलाका मुंबई के मध्य भाग में आता है और पुलिस के लिए रणनीतिक रूप से घेराबंदी करने लायक था। इस मामले में अक्सर एक चर्चा सुनाई देती है कि मान्या की लोकेशन अंडरवर्ल्ड के प्रतिद्वंदियों से लीक हुई थी और कुछ लोग इसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी जोड़ते हैं। लेकिन इतना तय है कि पुलिस को उसकी सटीक मूवमेंट की जानकारी मिल चुकी थी। दोपहर करीब 1:30 बजे सादे कपड़ों में पुलिस टीम ने इलाके में पोजीशन ले ली। नेतृत्व कर रहे थे इंस्पेक्टर इसाक बगवान और उनकी टीम। सड़क सामान्य दिख रही थी, लोग अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन पुलिस जानती थी अगले कुछ मिनट मुंबई के अंडरवर्ल्ड के इतिहास में दर्ज होने वाले हैं। करीब 20 मिनट की निगरानी के बाद वो क्षण आया जिसका इंतजार पूरी टीम कर रही थी। टैक्सी रुकी, दरवाजा खुला और बाहर उतरा मनोहर अर्जुन सुर्वे। पुलिस पहले से पोजीशन में थी। जैसे ही उसे शक हुआ कि आसपास हलचल असामान्य है, उसने प्रतिक्रिया देने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि हालात उसके काबू में आते, सादे कपड़ों में मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे घेर लिया। नेतृत्व इंस्पेक्टर इसाक बगवान और उनकी टीम कर रहे थे, जिसमें राजा तांबट भी शामिल थे। सेकंडों में गोलियां चली। मान्या सीने और कंधे में गोली लगने से गिर पड़ा। 11 जनवरी 1982 की वो दोपहर मुंबई पुलिस इतिहास में दर्ज हो गई। इसे शहर के शुरुआती चर्चित एनकाउंटर मामलों में गिना जाता है। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने अंडरवर्ल्ड को साफ संदेश दिया कि अब पुलिस सीधे टकराव से पीछे नहीं हटेगी। उस मुठभेड़ के साथ मान्या सुर्वे का अध्याय खत्म हुआ और मुंबई के अंडरवर्ल्ड में फैली उसकी दहशत भी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।